आज जन्नत नहीं आई? खाने के लवाज़मात मेज़ पर सजाती मुद्दत ने पूछा तो ग्लास में पानी उंडेलते उससे रुक कर देखा। सुबह वाला वाक़या याद आया तो मुस्कुराहट धानी गाल की जानिब उठ गई। वो अब नहीं आएगी, कुट्टी करके गई है। साथ ही उससे पूरा किस्सा सुनाया तो मुद्दत हँस दी। बहुत प्यारी बच्ची है, इतनी प्यारी बातें करती है। हालाँकि शुरू में जब डॉक्टर मुस्तफ़ा उसे लाए थे, तो बहुत डरी सहमी सी रहती थी। बात तो दूर की बात है, किसी के पास आती तक नहीं थी। पुलाव का चमचा मुँह तक ले जाते उसके दाहिने हाथ की हरकत थमी। सर उठाकर मुद्दत को देखा। क्यों? मुद्दत ग्लास में पानी उंडेल रही थी, चूम कर उसे देखने लगी। तुम्हें डॉक्टर मुस्तफ़ा ने कुछ नहीं बताया? क्या नहीं बताया? फारे से चमचा रख दिया। इससे पहले कि वो कुछ बताती दरवाजे पर दस्तक होने लगी। आपको आगा अली बुला रहे हैं। दरवाजे पे मुलाजिम लड़का था। तुम खाना खाओ, मैं अब्बा की बात सुन के आती हूँ। मगर वो नहीं आई थी। गालबन उसके ज़िम्मे कोई काम लगा दिया गया था। वो खाना खाने के बाद कुछ देर तक लॉन में टहलता रहा, फिर कुछ सोचकर डॉक्टर मुस्तफ़ा के घर चला गया। दरवाज़ा सलीम ने खोला था। उसे अंदर दाखिल होता देखकर जन्नत वहीं से चिल्लाई, बाबा, फारिस आया है। वो जो इस ख्याल में था कि मोहतरमा अपनी कुट्टी निभाएंगी, तो इस पुरतपाक इस्तकबाल पर गड़बड़ा कर रह गया। वो हाथ से पकड़कर उसे अंदर लाई, झट से अपने खिलौने और भालू वगैरह हटाकर सोफे पर उसकी जगह बनाई। यहाँ बैठो। मेज़ पर हमेशा की तरह उसे फूलों की पंखुड़ियाँ अलग करके गोल दायरा बना रखा था। मसली हुई पंखुड़ियों के दगिर्द पत्तों की लहर और सलामत फूलों का घेर था। कहाँ गुम हो लड़के, सुबह से नज़र ही नहीं आए। डॉक्टर मुस्तफ़ा ने पूछा तो उसने जन्नत की पूरी कारस्तानी उन्हें सुना दी और वो कुछ शौक और हैरत से अपनी नवासी को देख के रह गए। नवासी जो अपना गुस्सा नाराज़ी भुलाए अपनी भी ड्राइंग फारिस को दिखा रही थी, ये गया खफा हो गई। कुट्टी। ये एक दिन में दूसरी बार दोस्ती ख़त्म हो रही थी। भवें सुखेड़े वो खफा खफा से आतिशदान के करीब कोने में जा बैठी। चेहरे का रुख दीवार की तरफ था ताकि सलीम, साबरा बुआ, तोते, परिंदे, चिड़ियों और चूंटियों को भी पता चल जाए वो कितनी नाराज़ है। तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें मेरी नवासी को मनाना चाहिए? डॉक्टर मुस्तफ़ा ने पूछा। नहीं, वो ऐसे ही अच्छी लग रही है। उसकी आंखों में शरारत चमकी। डॉक्टर मुस्तफ़ा ने घूर कर देखा। आपकी नवासी सुबह मेरी जान लेने वाली थी, मत भूलिए। उसने कहा। निगाहें मुसलसल जन्नत पर थीं। सलीम उसके पास जा बैठा था। अब मिन्नत समाजत करता उसे कहानियों के बहलावे दे रहा था। अल्लाह के लिए बेटा, शहजादियों की कहानी मत सुनाने बैठ जाना। ऐसा ना हो रात को सोने से पहले दोबारा जिद करके गद्दे के नीचे एक मटर रखा जाए, ताकि ये कंफर्म हो सके कि वो असली शहजादी है या नहीं। ये भी हो चुका है। फारिस हंसा। जन्नत का चेहरा मजीद दीवार की तरफ घूम गया। वो पहले फारिस को गुस्सा दिखा रही थी, अब अपने नाना से भी नाराज हो चुकी थी। हाँ, पिछले हफ्ते हुआ। तो फिर क्या पता चला? हमारी जन्नत इतने सुकून से सोई कि बस। जवाब सलीम ने दिया। जन्नत को गुस्सा आ गया। ये इसलिए कि सलीम ने 7 गद्दे नहीं रखे थे। नाराज़ी के बावजूद गर्दन मोड़कर वजाहत ज़रूरी समझी। सारा कसूर सलीम का था। अगर वह 7 गद्दे रखता तो जन्नत कन्फर्म शहजादी ठहरती। तो मैं कहाँ से लाता 7 गद्दे? सलीम ने तजाज किया। और गद्दे छोड़ें, हमें तो वो मटर भी नहीं मिला जो नीचे रखा था। हो सकता है दांतों की परियां मटर को दान समझ कर ले गई हूँ, डॉक्टर मुस्तफ़ा ने कहा। जन्नत चौंकी, फिर आदत से मजबूर सब भूल भाल के उनके पास आई। ऐसा भी होता है बाबा? वो आंखों में हैरत समोए पूछने लगी। हाँ, परियां आती हैं। याद है फारिस, जब तुम्हारा डांट टूटा था और हमने उसे तकिए के नीचे रखा था, और आप मुझे क्यों बीच में ला रहे हैं? वो बेहासा चिढ़ गया। अच्छा, वो हंसे। यानी हम सबकी बातें करें लेकिन तुम्हारी नहीं? वो चेहरे का रुख बदल गया। बाबा बताए ना, फिर क्या हुआ था? फिर परी आई थी, फारिस का दांत ले गई, पैसे रखकर चली गई। है ना फारिस? वह फारिस की तासुरात से महसूस हो रहे थे। प्लेट से फ्रेंच फ्राइज खाते हुए वो यूं जाहिर कर रहा था जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा। जन्नत की आंखें इश्तियाक से फैली, लेकिन उसे फिर अफसोस भी हुआ कि जब उसका पहला दांत टूटा तो पता नहीं कब, कैसे और कहाँ गिरा था कि दोबारा मिला ही नहीं। वरना मोनी ने तो कहा था तकिए के नीचे रखना, परी आएगी। रात काफ़ी देर तक महफिल जमी रही, बातें होती रहीं। वो सोने के लिए गेस्ट रूम में गया तो कुछ ही देर बाद जन्नत आ गई। वो बेड पर कोई किताब खोले बैठा था। सर उठाकर उसे देखने लगा। बाबा ने कहा है तुम्हें बिल्लियाँ बुरी नहीं लगती, और तुम्हें डर भी नहीं लगता। हाँ,
उससे ताकीद में सर हिलाया। बाबा कहते हैं अगर तुम बिल्ली के साथ खेलोगे तो तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। वो ठीक कहते हैं। तो तुम अब कभी बिल्ली के साथ मत खेलना, प्यार भी नहीं करना। उससे तंबिया की, मुस्कुराहट जब्त करके उसे सर हिलाया। ठीक है, वरना तुम बीमार हो जाओगे, फिर स्कूल भी नहीं जा सकोगे, फिर टीचर तुम्हें मारेंगी। गालवन डॉक्टर मुस्तफ़ा ने बहुत तफसील से उसे समझाया था। हाँ मैं जानता हूँ। गुड नाइट। वो समझा बुझा कर चली गई और मुतबस्सिम चेहरे के साथ अपनी जगह बैठा रह गया। रात का जाने कौन सा पहर था जब रोने की आवाज़ सुनकर उसकी आंख खुल गई थी। आवाज़ जन्नत की थी। वो तेज़ी से उठकर बाहर आया था। सामने ही डॉक्टर मुस्तफ़ा उसे बाहों में भरे सीढ़ियों पर बैठे थे। वो ज़ोर से गिरा, ऊपर से उसका सर फटा, इतना खून बह रहा था बाबा। हिचकियों के बीच बामुश्किल लफ्ज़ अदा करती शिद्दत से रोती जन्नत उसके ऐन सामने थी। दम साधे वो अपनी जगह खड़ा रहा। गुड़िया, वो एक हादसा था, गलती से हुआ, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। डॉक्टर मुस्तफ़ा उसकी पुश्त सहलाते हुए उसे समझा रहे थे। अम्मी मारेगी बाबा। खौफ और वहशत अंग अंग से अयां थी। वो बाकायदा कपकपा रही थी। बाबा, हुसनैन मर गया। उन्होंने भींच कर उसे खुद से लगा लिया। श्श, कुछ नहीं हुआ, आपने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ ख्वाब था बेटा। बात करते करते उनकी नज़र नीम तारीकी में फारिस पर पड़ी। नहीं बाबा, अम्मी आई थी, अम्मी मार रही थी। वो बिलक बिलक कर रोई जा रही थी। हम सुबह मोनी के घर जाएंगे, नीलम से मिलने, पार्क भी जाएंगे, खिलौने भी खरीदेंगे। अभी आप सो जाएं। उसकी पुश्त थपथपाते वो उसे बहला रहे थे और जाने क्या कुछ पढ़ पढ़ कर उस पर फूंक रहे थे। शिद्दत से रोते बोलते सिसकते वो यकायक पुरसुकून होने लगी थी। फारिस दरवाजे में ही खड़ा उन्हें खामोशी से देखता रहा। जब वो पुरसुकून होकर सो चुकी तो उसे कमरे में सुलाकर वो नीचे आ गए थे। वो राहदारी में खड़ा था। उन्हें किचन में जाता देखकर उनके पीछे चला आया। सब खैरियत है? उसकी समझ में नहीं आया बात कैसे शुरू करे। हाँ। पानी पीने के बाद उन्होंने खाली ग्लास मेज पर रखते हुए गहरा सांस लिया। जन्नत ठीक है? उसे जाने क्यों फिक्र हो रही थी। हाँ वो ठीक है, बस नींद में डर गई थी। अगले कई लम्हों तक तेज हवाओं का शोर ही उनके मुबैन खामोशी में मुखल होता रहा। फिर उन्होंने मुख्तसर लफ्ज़ों में उसे सब बता दिया। वो जन्नत को कब और यहाँ क्यों लाए थे, वो उनके साथ क्यों रह रही थी, वो इतना रो क्यों रही थी। फारिस उन्हें सुनते हुए अपनी जगह साकित सा खड़ा था। जन्नत को देखकर बिल्कुल नहीं लगता था वो कितने बड़े ट्रॉमा से गुजरी थी। गो के वो बता रहे थे कि चाइल्ड साइकेट्रिस्ट के पास उसका 6 माह तक इलाज चलता रहा था और अब वो पहले से बहुत बेहतर थी। मगर फिर भी वो हैरान हुआ था। जो भी हुआ नासमझी में हुआ, मगर मेरी बेटी जन्नत को कसूरवार समझती है, बहुत नफरत करती है उससे। वो बोल रहे थे तो लहजे में दर्द पहना था। अगर मेरी अपनी औलाद ऐसा ना कर रही होती तो शायद, मैं कभी मानता ही नहीं कि माएँ भी ऐसा कर सकती हैं। अपनी बात ख़त्म करके वो कर्ब से मुस्कुराए और उठ खड़े हुए। सो जाओ, काफ़ी रात हो चुकी है। उसका कंधा थपथपा कर वो चले गए। मगर फारिस वाजदान कितनी ही देर तक अपनी जगह खड़ा रहा था। उसकी आंखों में जन्नत का हंसता मुस्कुराता चेहरा था और कानों में सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। जिन खुशकिस्मत तरीन बच्चों के साथ वो अपने नसीब का मुआसना करके खुद को बदकिस्मत तरीन गिरदान रहा था, उनमें एक हंसता मुस्कुराता वजूद तो बिल्कुल उसके जैसा था। टुकड़ाया हुआ, नफरतों से घिरा, नामुकम्मल और अधूरा सा, मगर फिर भी खुश, मुतमईन और बहुत पुरसुकून। अगले दिन वो फिर से हशाश बशाश चेहरे के साथ घर के मेन गेट के सामने खड़ी थी, इतनी खुश और आंखों में इतना सा इंतज़ार समोए। जाने क्यों नज़रें चुरा गया। वो भागकर उसके पास आई। आवाज़ बुलंद, इतना लंबा गुड मॉर्निंग कहकर बैग की स्ट्रैप से ग्रिप जमाए उसके आगे आगे चलने लगी। और मामूल की तरह रास्ते में कहीं से मोनी, कहीं से काका, कहीं से टीपू और शाका शामिल होते गए। उन्हें बड़ी हैरत हुई कि आज फारिस ने उन्हें सख्त तल्ख कुछ नहीं कहा था और ना ही ऊंचा बोलने से मना किया था। वो शोर करने पर उन्हें टोक भी नहीं रहा था। ये अनहोनी थी। वो इस अनहोनी पर बड़े खुश हुए, मगर ये खुशी उन्हें ज़्यादा देर तक रास न आई। खेलते भागते जन्नत इस कदर जोर से गिरी, किसी पत्थर से रगड़ खाकर अपना घुटना चिलवा बैठी। तकलीफ की शिद्दत से चीख चीख कर आसमान पर सर उठा लिया। मैं तो मर जाऊंगी, वो रोते हुए कही जा रही थी।
اتنی سی چوٹ لگنے سے کوئی نہیں مرتا۔ اس نے نرمی سے کہا، میں تو میں تو مر جاتی ہوں۔ فارس اپنی جگہ تھم گیا، ٹھہر گیا، ذرا سی نظریں اٹھا کر اس نے جنت کو دیکھا۔ اس کی سسکیاں ہچکیوں میں بدل چکی تھیں، آنسوؤں سے چہرہ تر اور لال ہو رہا تھا۔ درد صرف ایک گھٹنا چلنے کا نہیں تھا، درد صرف کسی ایک زخم کا بھی نہیں تھا۔ اس نے جیب سے ٹیشو نکال کر اس کے آنسو صاف کیے، بازو سے پکڑ کر اس کے کپڑے جھاڑے، پھر اس کی طرف پشت کیے پنجوں کے بل جھک گیا۔ آؤ گھر چلیں۔ گردن میں بازو حمائل کرتی وہ پشت پر سوار ہو گئی۔ کچھ دیر تک وہ اس کی سسکیاں سنتا رہا، پھر وہ چپ ہو گئی۔ مونی، کاکا، شاکا، ٹیپو بڑی ہی سوگواری کے عالم میں ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ گھر پہنچ کر زخم صاف کر کے سنی پلاس لگانے کے بعد وہ پھر سے اور ویسے ہی چہکتی پھر رہی تھی جیسے اسے کبھی چوٹ آئی ہی نہیں تھی، اور وہ گمسم بیٹھا اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ شیرازی مینشن کے سرسبز احاطے میں اس کے فٹ بال سے کھیلتی جنت کمال اور اس کا بھرپور ساتھ دیتا وہ منظر مکمل تھا کہ وہ خوش تھا۔ وہ تصویر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے البم میں سج گئی تھی۔ مسکراہٹ تو وہ ہوتی ہے جو آنکھوں میں جھلکتی ہے، جو زندگی سے بھرپور لگتی ہے۔ تو فارس واجدان کی مسکراہٹ جمیلہ داؤد کے بعد جیسے اب زندہ ہو گئی تھی۔ وہ کم گو تھا مگر وہ جنت سے باتیں کرنے لگا تھا، اس کے لطیفوں پر ہنسنے لگا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں بھاگ بھاگ کر چیزیں دیکھتی تھی تو وہ اسے روکتا نہیں تھا، قیمتی اشیاء کو چھیڑنے کی کوشش کرتی تھی تو اسے ڈانٹتا نہیں تھا، اور مدت خوشگوار حیرت کے ساتھ اس کا بدلاؤ دیکھتی رہتی، کبھی مسکرا دیتی، کبھی فارس کے تاثرات سے محظوظ ہونے لگتی۔ جنت ایک تنگ کوٹری میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جیسی تھی۔ اس کی موجودگی میں شرازی مینشن کے اس الگ تھلگ حصے میں جیسے زندگی کی لہر ڈھوڑ جاتی۔ وہ جب بھی ملنے آتی اپنا بیگ نت نئی چیزوں سے لازمی بھر کر لاتی، ایک ایک چیز نکال کر فارس کو دکھاتی جاتی۔ یہ بالوں پر ایسے لگائے جاتے ہیں اور انہیں ایسے باندھا جاتا ہے اور ایسے لپیٹا جاتا ہے۔ اس کے پاس تو کھلونا میک اپ کٹس بھی تھیں۔ فارس کو ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر جنرل نالج سمجھ کر وہ بے دلی سے ہوں ہاں میں سر ہلاتا سنتا جاتا۔ ایک بار وہ اپنی کسی نیلو آپا سے نیل پالش لے کر آئی اور فارس سے اپنے دونوں ہاتھوں اور پیر کے ناخنوں پر لگوا لی۔ بعد میں ڈاکٹر مصطفیٰ سے بھی سر جھکا کر ڈانٹ سن لی۔ پھر اگلے دن وہ نیل پالش اس کے پاس امانتاً رکھوا کر گئی کہ جب بھی لگوانی ہوگی تو وہ اس کے پاس آ کر لگوا جائے گی، اور مدت کتنی دیر تک ہنستی رہی تھی۔ رنگ اچھا ہے، سوچ رہی ہوں میں بھی تم سے لگوا لوں۔ آنکھوں میں شرارت سمو کر اس نے کہا، آپ مجھے ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ فارس سے کتاب آگے کر کے اپنا چہرہ مکمل چھپا لیا۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے الماری میں اس کے استری شدہ کپڑے رکھتی ہی رہیں۔ ملاقات کی مدت 1 ماہ 25 دن تھی، اور شاید یہ اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت ترین مدت تھی۔ یہ اس کا خیال تھا کہ اس کی زندگی میں کچھ شرارت بھرے رنگ اور مسکراہٹ بھری خوشیاں جنت کی وجہ سے آئی تھیں۔ یہ اس کی اور اس کے دوستوں کی صحبت کا اثر تھا کہ اب اسے ان کی باتیں، شرارتیں، لطیفے اور کہانیاں سمجھ میں آنے لگی تھیں۔ کسی مزاحیہ بات پر اب اسے ہنسی آ جاتی تھی، کسی انوکھے قصے کو وہ انجوائے کر لیا کرتا تھا۔ اب جب وہ چاند پر کسی چرخا کاٹتی بڑھیا کا ذکر کرتے تھے تو وہ فوراً مان لیتا تھا، کاکا کی ٹیڈ پول مچھلیاں ہیں، ٹیپو کا گھوڑا جب بڑا ہوگا تو اس کے پر نکلیں گے، پھولوں پر پریاں منڈلاتی ہیں، درختوں کی جڑوں میں ان کے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، اور نہر میں جل پریاں رہتی ہیں۔ وہ بہت سی پریشانی اور الجھنوں کے ساتھ شرازی مینشن آیا تھا، مگر اب اسے اپنی محرومیوں کو سوچنے کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ ان بچوں کی سنگت میں وہ جیسے سب کچھ بھول بھال جاتا تھا۔ شاید خوشی ایسی ہی ہوتی ہے جو سابقہ ہر غم، ہر اذیت بھلا دیتی ہے، جو آنے والے ہر دن سے متعلق خوش گمانی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ احساس خوبصورت تھا۔ وہ اس احساس کے ساتھ جینے لگا تھا۔ چھٹیاں ختم ہونے میں 2 دن باقی تھے۔ وہ اپنی پیکنگ کر رہا تھا جب جنت مونی کے ساتھ ملنے چلی آئی تھی۔ کچھ دیر تک باہر کھیلتے رہنے کے بعد مونی چلی گئی تو جنت اس کے پاس آ گئی۔ تم اتوار کو چلے جاؤ گے؟ ہاں۔ کہاں جاؤ گے؟ اپنے ہاسٹل۔ کچھ دیر تک وہ تصور ہی تصور میں ہاسٹل کے معنی ڈھونڈتی رہی، پھر بولی، پھر تم دوبارہ کب آؤ گے؟ اپنی کتابیں بیگ میں رکھتے وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر اس نے مڑ کر جنت کو دیکھا۔ شیرازی مینشن، اعظم شیرازی، سراؤنڈ کوارٹرز میں اس کا کمرہ، ادھورا نام لیے کسی ملازم کے یتیم بچے کی پہچان۔
یہ تمام اندھیرے ایک طرف اور جنت کا منتظر روشن چہرہ دوسری طرف۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں آؤں گا، اس نے کہا، اور بہت دل سے کہا، فیصلہ کر کے، ارادہ باندھ کر کہا۔ وعدہ؟ جنت کی تسلی نہیں ہوئی۔ وعدہ؟ پکا والا وعدہ؟ آنکھوں سے تاکید چاہتی وہ اسے کوئی چیتی چاکتی گڑیا لگی۔ ہاں، پکا والا وعدہ۔ وہ ہنسا، وہ کھل اٹھی۔ اس کے چہرے پر ایک ساتھ کئی رنگ اور کئی خواب سج گئے۔ پھر ہم پارک جائیں گے اور پہاڑیوں پر بھی چڑھیں گے اور وہاں دور تک جائیں گے۔ اسے فضا میں ہی ہاتھ بلند کر کے کسی تصوراتی سرزمین کی طرف اشارہ کر دیا۔ اور بہت سارا گھومے پھریں گے، مونی، کاکا، میں اور ٹیپو، اور تم، اور سلیم۔ سلیم کا ذکر کرتے ہوئے کوئی بات یاد آئی تو چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ ہم سلیم کو نہیں لے کر جائیں گے، وہ بابا سے میری شکایتیں لگاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے حامی بھر لی۔ وہ خوش ہوئی۔ کسی خیال کے تحت وہ رائٹنگ ٹیبل کی طرح سے کھینچ کر کچھ ڈھونڈنے لگا۔ مطلوبہ چیز نہ ملنے پر اسے وارڈروب کا رخ کیا۔ اب وہ نچلے خانے میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ جنت پنجوں کے بل اس کے برابر بیٹھ گئی۔ جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے تو وہ بھی دیکھے وہ کیا ڈھونڈ رہا ہے۔ اندر لکڑی کا بڑا باکس رکھا تھا، جسے پورا نکال کر اسے فرش پر رکھ دیا اور وہ چیزیں الگ کرنے لگا جو اسے تحفتاً دے سکتا تھا۔ حالانکہ اسے اپنے کھلونے اور بچپن کی اشیاء بہت عزیز تھیں۔ کہانیوں کی کتابیں، ڈھیر سارے رنگ اور مارکرز، چند گاڑیاں بھی تھیں جو چھوٹے سائز کی تھیں، اور ایک خوبصورت سا خرگوش بھی تھا۔ لکڑی کا باکس سیاہ رنگ کا، جس پر حرف ایف کی کیلیگرافی کی گئی تھی، سلائڈ کر کے کھلتا تھا۔ اندر 3 ڈائریز پیک شدہ حالت میں جوں کی توں رکھی تھیں۔ اس نے یہ ڈائریز پچھلے سال کافی مہنگی قیمت پر خریدی تھیں، مگر باوجود کوشش کے بھی وہ ان پر کچھ نہ لکھ سکا تھا۔ اس سے وہ باکس جنت کو دے دیا، بھلے سے وہ ان صفوں کو پھاڑ کر ضائع کرے یا سبق لکھ کر خراب یا ڈرائنگ بناتی رہے، اس سے پرواہ نہیں تھی۔ بس وہ چاہتا تھا کہ اس کی چیزوں کو استعمال کرے، کہ اس کے پاس تو ہر تحفہ اور ہر چیز جوں کی توں پڑی رہتی تھی۔ جنت اتنی ساری چیزیں دیکھ کر بے پناہ خوش ہوئی۔ تم بہت اچھے ہو، بابا سے بھی اچھے۔ اسے جب اپنی شدید خوشی کا اظہار کرنا ہوتا تو وہ اسے نانا سے اوپر کا درجہ دے دیتی تھی۔ وہ اسے تحائف کے ساتھ گھر چھوڑ کر آیا تو کتنی ہی دیر تک اس کا دل بوجھل رہا۔ بورڈنگ اسکول میں ایڈمیشن کے بعد ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس سے خود کو ہاسٹل تک محدود کر کے شرازی مینشن میں کبھی نہ آنے کا فیصلہ 3 سال پہلے کیا تھا، مگر اب وہ آنا چاہتا تھا، بار بار آنا چاہتا تھا۔ خواہش دل کی تھی، لبوں پر نہیں لائی جا سکتی تھی۔ نہ یہ گھر اس کا تھا، نہ لوگ اس کے اپنے تھے، نہ اس کے احساسات کی قدر تھی، نہ خواہشات کی کوئی منزلیت تھی۔ وہ اپنی من مانی نہیں کر سکتا تھا، اپنے راستے خود سے نہیں چن سکتا تھا، اپنی منزل خود سے متعین نہیں کر سکتا تھا۔ رات کروٹیں بدلتے گزر گئی، دن کے اجالے میں بھی اس پر اداسی چھائی رہی۔ مکمل تیاری کے ساتھ جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو اس نے سیاہ رنگ کی 2 گاڑیوں کو بیرونی دروازے کے سامنے کھڑا دیکھا۔ آغا علی جس گاڑی میں اس کا سامان رکھ رہا تھا، وہ گاڑی شیرازی خاندان کے مکینوں کے زیر استعمال رہتی تھی۔ اس کی رفتار خود بخود مدھم ہو گئی۔ گاڑی کے قریب پہنچنے تک اس کے تاثرات مکمل بدل چکے تھے۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ اب دوسری گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ شیشے سیاہ تھے، مگر وہ جانتا تھا گاڑی کی عقبی نشست پر کون موجود تھا۔ سیکیورٹی سخت تھی، اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کوئی اہم شخصیت ہی تھی۔ ہارون شیرازی، اعظم شیرازی، یا پھر بیٹھو۔ آغا علی نے عقبی نشست کا دروازہ اس کے لیے کھولا تو بیگ دھانے کندھے سے لٹکائے اپنی جگہ کھڑا رہا۔ آپ کی جیپ کہاں ہے؟ خراب ہے، مکینک کو ٹھیک کرنے کے لیے دی ہے، کچھ دن لگ جائیں گے۔ فارس اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہلا۔ نگاہیں آغا علی کے چہرے پر جمی رہیں۔ براول والی سیاہ گاڑی کے شیشوں سے کسی نے اس کی طرف ایک بیزار سی نظر ڈالی، پھر ہیڈ فونز گردن پر ٹھہرا کر نوٹ پیڈ پر کچھ لکھتے ہوئے اس سے کین سے خون بھرا۔ ملازموں کے بچے ان گاڑیوں میں سفر کر سکتے ہیں؟ اور گاڑی سے باہر عین سامنے فارس فاشدان آغا علی سے پوچھ رہا تھا۔ جی صاحب نے اجازت دی ہے۔ اور صاحب نے جانے کیسے اجازت دے دی تھی؟ اس سے مزید کوئی سوال نہ کیا۔ وہ گاڑی میں سوار ہوا تو آغا علی نے مسکرا کر دروازہ بند کر دیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بلیک 2 پیس سوٹ میں ملبوس ایک شخص بیٹھا تھا۔ پیسنجر سیٹ پر بھی اس کے جیسے ایک لہم شہم ڈراو گارڈ نے سنبھال رکھی تھی۔
बैक व्यू मिरर से एक नज़र उसे देखते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी गई थी। बैरूनी हाथे से निकलकर गाड़ी मरकज़ी शाहराह की तरफ बढ़ी तो उसने बुलंदी से दूर तक फैले सब्ज़े को देखा। डॉक्टर मुस्तफ़ा का मकान उसे वाज़ह नज़र आ रहा था। उसे जन्नत का ख़याल आया तो वो सोचकर मुस्कुराया और किस्मत उसे देखकर मुस्कुराई। रास्ते जुदा हुए, मंजिल अंधेर हो गई। कुछ ख्वाब आँखों में ठहर गए और कुछ मुंतशिर होकर बिखर गए। उम्मीद कायम थी, इंतज़ार दायम रहा था, मगर गर्मियों की वो छुट्टियाँ कभी नहीं आई थीं। फारिस वाजदान ने जो वादा जन्नत कमाल से किया था, वो कभी पूरा नहीं हो सका था, और वो तमाम की तमाम यादें, लम्हे और अशिया उसके सामने बिखरी पड़ी थीं, मुंतशिर, टूटे बिखरे ख्वाबों की तरह, किसी भूली भुसरी याद की तरह मुबहिम, धुन में मलहूफ और ज़ख्मों से चूर होकर। तलवार वैसे ही मज़बूत थी, हल्का सा रंग उड़ चुका था, वुडन बॉक्स पुराना लग रहा था। हुर्फ एफ की कैलीग्राफी के गिरजिस्मा स्टिकर्स महज इस निशानी के तौर पर रह गए थे कि उन्हें उतारने की नाकाम कोशिश की गई थी। डॉक्टर मुस्तफ़ा और उनकी नवासी की यादगार तस्वीरें वुडन फ्लोर पर यहाँ वहाँ बिखरी थीं। वो हर तस्वीर में उनके कंधे से और कहीं सीने से लगी खड़ी थी, और हर तस्वीर में उसकी जानदार मुस्कुराहट शहद रंग आंखों से झलकती नजर आ रही थी। उससे 3 डायरी सी थीं और उनमें से सिर्फ एक ही उसके कदमों में पड़ी थी। उसने हिम्मत करके कपकपाते हाथों से डायरी उठा ली। वो 7 साला जन्नत की ड्राइंग्स देखने की तवक्का कर रहा था, मगर डायरी के सफ़े गुजरे वक्त की इन हकायतों और महसूसियात पर थे जिन्हें बयान करने का जन्नत को कभी मौका नहीं मिला था। वो गम जो उसे लहूलुहान करते थे, वो महरूमियाँ जो उसे फना करती थीं, वो तन्हाई जो उसका मुकद्दर हो गई थी, और वो खौफ जो उसके हवासों पर सवार रहने लगा था। अज़ियत भरे लम्हे, बातें और एहसासात उससे हुर्फ ब हुर्फ दर्ज किए रखे थे। खुद को अधूरा, नाक़िस और नामुकम्मल समझती थी। सारे एतराज़, शिकवे उसने सफ़ों पर धर दिए थे। हर दर्द को अमर कर दिया था, हर दुख को सजा दिया था। कहीं गम रफ़ लिखाई से झलकता था और कहीं मौत की ख्वाहिश करती किसी अबारत से लड़कता था। शौहर के घर ज़िंदगी जहन्नुम थी और माँ का रवैया किसी अज़ियत से कम नहीं था। ऐसे में उसने हर जगह नाना को याद रखा था। वो होते तो उसकी ज़िंदगी ऐसी ना होती। वो दुआ करते तो यकीनन महरूमियाँ टल जाती, मोहब्बतें रह जाती, हालात ऐसे ना होते, सज़ाएं इतनी ना होती, न किरदार बर्बाद आती, न कत्ल का इल्ज़ाम लगता, न अल्लाह के इरादों पर कोई सवाल उठता, ना कोई तकब्बर की दलदल में उतरते हुए खुद को खुदा कहता। हाँ, वो ऐसे ही थे, हर सर्प के आगे ढाल बन जाते थे, खरी खरी सुनाकर लाजवाब कर देते थे। नाना यकीनन उसे बचा लेते, किसी वादी में छुपा लेते। उन्होंने पहले भी तो यही किया था, वो अब भी यही करते, मगर वो नहीं थे। उनके जैसी ना किसी की चाहत थी, उनके जैसा ना किसी का रवैया था। रिश्तों के मामले में वो खुद को बदकिस्मत और मोहब्बत के मामले में खुद को बदनसीब समझती थी। वो हुरफ बा हुरफ उसे पढ़ता जा रहा था और वो खुद को लिख लिख कर मिटाती जा रही थी। डायरी का सफ़र डॉक्टर मुस्तफ़ा की वफ़ात से शुरू होकर बुरहान से तलाक पर ख़त्म हो गया था। आगे के तमाम सफ़े बहुत साफ और खाली थे, ऐसे जैसे ज़िंदगी बस थी ही बुरहान तक, बुरहान से तलाक और माँ की वफ़ात तक। उसके बाद आगे कुछ ना था। उससे बेदहाने में कई सफ़े पलट डाले थे, मगर कहीं भी उसका ज़िक्र ना था। ना नफ़रतों की निशानदही थी, ना अजीतों का हवाला था। ऐसे जैसे उसकी ज़िंदगी में वारिस वाजदान नहीं आया था, उसकी दूसरी शादी नहीं हुई थी, उसे दूसरा घर नहीं मिला था। सतरें खाली थीं, खाली ही रही थीं, मगर गुज़िश्ता 5 माह वारिस वाजदान की आंखों में समा गए थे। वक्त रुक गया था, मंज़र बदलते जा रहे थे। जो कुछ सुन चुका हूँ वो सब मम्मी को बताऊंगा तो वो क्या सोचेंगी। एक ऐसी लड़की को बहू बना बैठी हैं जो इनफर्टाइल है, जिसने अपनी सौतन के बच्चे की जान लेने की कोशिश की है, जिसके ख़ानदान के लोग उसे अछूत की तरह ट्रीट करते हैं और जो अपनी माँ की मौत का सबब बनी है। अपनी ज़ात के किले में महसूर वो अपने आप में फ़ना होने लगा। मैं तुम्हारी एक मुश्किल आसान कर देता हूँ। जिस दिन मैं तुम्हें इस घर से बाहर का रास्ता दिखाऊंगा, उस दिन तुम्हारे बैंक अकाउंट में इतनी रकम होगी कि तुम अगले 15 सालों तक घर में बैठकर भी उड़ाओगी तो ख़त्म नहीं होगी।
सो ये सोचना छोड़ दो कि तलाक के बाद तुम्हारा क्या बनेगा। दौलत मिलेगी तो तुम भूल जाओगी कि बुरहान कौन था, वारिस कौन है। किसी कदर कोशिश से वो उठ खड़ा हुआ। सेल्फ रिस्पेक्ट के अपने एक्स हस्बैंड के घर बेच खाई है तुमने। मुश्किल कदम उठाते हुए वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गया था। वैसे तुम्हारी ये अदाएं तुम्हारे पहले शो के काम नहीं आई। मेरा मतलब है तुम उसके साथ 5 साल रही हो। 5 साल का अरसा कोई मजाक नहीं है। इसके बावजूद तुम्हें तलाक हुई। सीने पर कोई शकील शय आन पड़ी थी। तनफ्फुस भारी होने लगा था। दस्तक देकर उसने मिसेस शराजी के बेडरूम का दरवाज़ा खोल दिया। वो बेडग्राउंड से टेक लगाए बिल्कुल खामोश बैठी थी। आहट पर सर उठाए उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। सरकार रोशनी में उन्होंने उसका हुलिया, उसकी आंखें, उसके तासुरात देखे और परेशान हो गईं। वो आहिस्तगी से कदम उठाता उनके पास आकर बैठ गया था। उसकी आंखें बेतहाशा सुर्ख हो रही थीं। चेहरा कर्ब की अक्कासी कर रहा था। मैंने ये शादी आपके लिए की थी। मैं उसे निभाना नहीं चाहता था। मिसेस शराजी दुख और सदमे से उसे देख कर रह गई। मैंने उससे बहुत बार कहा, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। उसका चेहरा आंसू से मुकम्मल तर हो चुका था। मैंने कहा, जब तक मम्मी है तब तक तुम यहाँ हो। मिसेस शनासी की आंखों में कर्ब उतरा, आंखें धुंधला गईं। मैंने उसे खौफ दिखाया, मैंने उसे गर्दन से पकड़ा था मम्मी। मैं उसे बहुत नफरत दिखाई है, बहुत नफरत दिखाई है मैंने। उसकी आवाज़ कांप रही थी, चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो सारी रात फर्श पर बैठकर रोती रही। मैं आवाज़ सुनता रहा मगर मैं नहीं गया। हालांकि जब वो छोटी थी और रोती थी तो मैं फ़ौरन जाता था। वो उनके गुस्से और नाराज़गी की परवाह किए बगैर रूंधी हुई आवाज़ में सब कहता जा रहा था। वो सिद्रा की शादी पर नहीं जाना चाहती थी। मैं उसे ज़बरदस्ती लेकर गया था। वो मेरे साथ वापस आना चाहती थी। मैं उसे उन्हीं लोगों में छोड़कर आ गया था। उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने मोबाइल ऑफ कर दिया। उसे रिकॉर्डिंग भेजी, मैंने सुने बगैर नंबर ब्लॉक कर दिया। ये मेरी नफ़रत थी मम्मी। और आप मुझसे पूछ रही थी उसने मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया। वो मेरा इंतज़ार कैसे करती, वो घर छोड़ने से पहले मेरे लिए कैसे रुकती। मैं तो कभी नहीं रुका उसके लिए, मैंने तो कभी इंतज़ार नहीं किया। मिसेस शराजी उसे असियत और बेबसी से देख कर रह गई। वो यूं टूटा हुआ था जैसे कभी जुड़ नहीं सकेगा, यूं बिखरा हुआ था जैसे कभी सिमट नहीं सकेगा। लेकिन आप मेरा यकीन करें, उससे मिसेस शराजी के हाथ थाम लिए। मैं कोशिश कर रहा था, मुझे खुद नहीं पता लेकिन मैं बदल रहा था मम्मी। मैं उसे अपना रहा था। वो एकदम से वही 7 साला फारिस हो गया था जो अपनी कहता जाता था और रोता जाता था। एक एक करके सारे शिकवे वो उनकी हथेलियों पर धर देता था, सारे गम सुना देता था, सारी महरूमियाँ दिखा देता था। वो उसे अपनी बाहों में भरती थी तो पुरसुकून हो जाता था, मगर आज उनके सीने से लगकर भी वो बेसुकून हो रहा था। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता था, मैं दोबारा मोहब्बत नहीं करना चाहता था। लेकिन मेरा दिल मम्मी, मेरा दिल, वो अपनी तमाम तर हिम्मत और चट्टान हौसले के साथ रेसा रेसा हो गया। उसे बाहों में समेटते समेटते वो खुद भी आप दीदा हो गई। उसके आस पास अब सिर्फ अंधेरे थे और माजी था, जन्नत थी और उसका रवैया था, उसकी उम्मीद थी, उसका यकीन था। कितने मान से वो उसका हर काम करती थी, कितनी उम्मीद से वो उसके आगे पीछे फिरती थी, और कितने सब्र से वो उसकी हर कड़वी कसेली बात सह जाती थी। उसे यकीन था वो बदल जाएगा, उसे यकीन था वो उसका पत्थर दिल मोम कर लेगी। और जब यकीन असर करने लगा था तो वो घर छोड़कर चली गई थी। उसे तलाक और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का जिक्र ख़त्म कर दिया और उसके जहन से ना निकल सका। अपने फैसले बदलने लगा मगर अपने इरादों से आगाही ना दे सका। उसकी हर अनायत सज़ा व हर मेहरबानी इंतकाम हो गई और वो चाहकर भी उसकी गलतफहमी दूर ना कर सका। मामलात दिल के थे और दिल तक ही रह गए थे। लफ्ज़ी इज़हार तो कहीं भी ना था, ना अमाल से उम्मीद ज़ाहिर हुई थी। वो जो खुद अपने एहसासात से बेखबर रहा था, उसे खबर कैसे देता? वो जो खुद मायूसी की दलदल में धंसा हुआ था, उसे उम्मीद कैसे दिलाता? वो एक इनाम थी, बेशुमार हसारे और नुकसानात के बाद उसके हिस्से में आई थी। वो उसका नसीब थी, उसका रिज़्क, उसकी राहत, उसका सुकून, जिसे वो अपने हाथों से गँवा बैठा था।
خود احتسابی کی دھودھاری تلوار پر قدم دھرتے ہوئے وہ واپس پلٹ رہا تھا، مگر پیچھے ایک نہ ختم ہونے والی خلش اور کسک کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ کبھی تمنا کے راستوں پر نکل پڑو تو خیال رکھنا، ہوائیں، بادل، فضائیں، موسم، خیال، چہرے بدل بدل کر تمہیں ملیں گے، تو لمحہ لمحہ بدلتے رنگوں کے شوق دھاگے میں نہ آ جانا۔ کبھی جو چاروں طرف تمہارے کرن کرن اپنا خواب سا بدن نکھارے، زمین پہ اترے تو دھندلکوں میں نہ سما جانا۔ کبھی جو آنکھوں میں چاند ہنس ہنس کے چاندنی کا خمار بھر دے، تو اپنی آنکھیں کسی خلا میں نہ گوا آنا، کہ یہ نہ ہو پھر جو خواب ٹوٹے، دھنک دھنک کا سیراب ٹوٹے،